तो अवश्य को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी की बात करूं उससे पहले आज धनतेरस है, इस वजह से आप तमाम देशवासियों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी आप लोगों के जीवन में धन धान्य बन के कदम रखें। माता लक्ष्मी का आगमन हो, जो अलक्ष्मी है वो आपके घर से चली जाएं, तमाम सुख समृद्धि हो। अगर इस बार आपने झाड़ू खरीदा है तो ईश्वर से प्रार्थना है कि अगली बार आप सोना चांदी खरीदें। इस बार अगर आपने सोना चांदी खरीदा है तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि अगली बार आप हीरे जवाहरात खरीदें। हीरा जवाहरात अगर इस बार खरीदा तो भाई अगली बार कोई कंपनी ही खोल लें आप लोग। बस ऐसे ही आप तरक्की करें, आपकी तरक्की से फिर देश तरक्की करेगा, देश तरक्की करेगा तो मैं भी कर जाऊंगा। खैर, आप लोग यूं ही आगे बढ़ते रहें, ईश्वर से ही प्रार्थना है। कल छोटी दीपावली है, उसके बाद फिर मेन दीपावली। अच्छा, कई सारे लोगों ने कमेंट किया था, उस दिन मैंने वीडियो में कहा था कि भाई पटाखे जलाओ, कोई विशेष दिक्कत नहीं है। उस पर कई सारे लोगों ने क्रिटिसाइज़ करते हुए कहा कि भाई पटाखे जलाने को क्यों बोल रहे हो, पटाखा जलाना गलत होता है, ये है वो। देखिए, बहुत सारी चीज़ें नैतिक तौर पे गलत होती है, लेकिन आदमी करता है, उसका अपना इंटरनल मामला होता है। बहुत सारे धर्मों में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे मैं राजपूत हूँ, हमारे यहाँ जब बच्चे पैदा होते हैं, अब तो शायद ये प्रथा नहीं है क्योंकि अभी मेरी शादी हुई नहीं, और शादी होगी मेरा बच्चा होगा तो पता नहीं मेरे पापा मेरी मम्मी क्या करते हैं। लेकिन मेरे यहाँ एक प्रथा मेरे जन्म तक थी कि जब मैं पैदा हुआ तो 9 बकरों की बलि दी गई। अब नैतिक तौर पे देखा जाए तो ये चीज़ें गलत है, लेकिन परंपरा है तो लोग करते हैं। बातें ठीक है, लोग अच्छे बुरे की करते हैं, लेकिन चीज़ें जो जैसी चल रही है उसको चलने दिया जाए, बहुत परिवर्तन ना किया जाए तो सिचुएशन थोड़ा ठीक रहती है। खैर, मन में कोई निगेटिविटी नहीं फैलाते हुए आप लोगों को फिर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जिसको पटाखा फोड़ना है फोड़े, जिसको नहीं फोड़ना है ना फोड़े, जो करना है करे। बस किसी को ज़्यादा स्पेशल जिम्मेदार बनने की आवश्यकता नहीं है। खैर, ये तो एक अच्छी अपडेट थी। अब आज की कहानी की बात करते हैं। आज की कहानी की बात करूं तो एक बाबा बैगा थे। बाबा बैगा, इनके बारे में मैं बहुत नहीं जानता था, लेकिन शुरुआत जब मैंने यूट्यूब कैरियर की थी तो उस टाइप में फैक्ट्स वीडियो बनाता था। उस दौरान एक फैक्ट मुझे ये पता चला कि बाबा बैगा ने कहा था कि साल 2025 इस दुनिया का सबसे मुश्किल साल होगा। इसके बाद ये भी कहा था कि साल 2025 में तमाम तरह की दिक्कतें होंगी, तमाम तरह की परेशानियां होंगी, दुनिया खात्मे की कगार पे जा सकती है। उन्होंने ये बात जब बोली थी तो लोगों ने थोड़ा सा हल्के में लिया था, लेकिन उनके टाइम टू टाइम जितनी भविष्यवाणियाँ थी वो सब सही होने लगी। और इसी के बाद साल 2025 के बारे में उन्होंने जो कुछ बोला था वो चीज़ें भी सही हुई। आप देखिए कि इजराइल और फिलिस्तीन की जंग, रशिया यूक्रेन की जंग, भारत पाकिस्तान की जंग, थाईलैंड कंबोडिया की जंग, अजरबैजान तुर्की की जंग, साथ ही लेबनान और इजराइल की जंग, फिर ईरान और इजराइल की जंग, फिर वेनेजुएला के ऊपर अमेरिका ने हमला कर दिया। इतनी तमाम चीज़ें चल रही हैं और भी साल 2025 आधे पे है। अगर अकेले गाज़ा की बात करें तो गाज़ा के अंदर ही लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं लिखा पढ़ी में। यही सेम हाल यूक्रेन का है, यही सेम हाल अलग अलग और कंट्रीज़ का है। तो ऐसे हाल में अब ये बयान मानना सही होगा कि साल 2025 काफ़ी मुश्किल साल है। खैर, अब ये तमाम चीज़ें आपको क्यों बता रहा हूँ वो आप समझिए। 2 दिन पहले की बात है। 2 दिन पहले अचानक से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच थोड़ी सी लड़ाई होती है। कैसे होती है वो भी अभी आपको समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल हुआ क्या हुआ आप जानिए। आज अचानक से पाकिस्तान ने फिर से अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया और इस हमले में 17 लोगों की मौत हुई। अब आमतौर पे जब लोग एक दूसरे देश पे हमला करते हैं तो ये आक्षेप लगाते हैं कि भाई हमने वहाँ के आतंकवादियों को टारगेट किया और उसमें कुछ सिविलियन मारे गए। लेकिन पाकिस्तान के इस कायरानापूर्ण हरकत में और ये जो हमला हुआ इसमें अफगानिस्तान के 3 खिलाड़ी मारे गए, क्रिकेट के खिलाड़ी। एक का नाम था कबीर, दूसरे का नाम था सिफ्तुल्लाह और तीसरे का नाम था हारून। अब जाहिर सी बात है, अगर किसी देश के ऊपर हमला करके उसके 3 खिलाड़ियों को मार दिया जाए तो फिर ये मामला सुर्खियों में आएगा। ये मामला भी सुर्खियों में आया। सुर्खियों में आने के बाद इस मामले को लेकर लोगों ने अलग अलग बातें करनी शुरू कर दी और फिर अब बड़ा सवाल उठा कि आखिर ये लड़ाई क्यों हुई। तब फिर मुझे लगा कि आज एक डिटेल वीडियो आपको समझानी चाहिए कि ये लड़ाई हो क्यों रही। दरअसल इस पूरी लड़ाई की असल शुरुआत साल 2003 में हो जाती है। साल 2003 और उससे पहले तक अफगानिस्तान एक ऐसी धरती थी जहाँ पे तमाम लोग जोर आजमाइश किया करते थे। कभी अंग्रेजों ने किया, उसके बाद सोवियत संघ यानी रशिया और उसके आसपास के देशों ने किया, फिर अमेरिका ने वहाँ पे लड़ने की और अफगानिस्तान को कब्जा करने की कोशिश की। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये थी कि अफगानिस्तान की आप जब लोकेशन देखेंगे और जियोग्राफिकल स्टेटस जब वहाँ का आप चेक करेंगे
तो क्या खूबी है और क्या खासियत है कि आप कहीं भी जाना चाहें, अफगानिस्तान के रास्ते अगर आप जाएंगे तो वो ज़मीन आपको सबसे नज़दीक पड़ जाएगी, वो रास्ता आपको शॉर्टेस्ट पड़ जाएगा और साथ ही उस रास्ते में आपको कम फ्यूल और कम खतरों का सामना करना पड़ेगा। इस वजह से तमाम जो समझदार और ताकतवर देश है और जो चाहते हैं कि हमारा दबदबा बना रहे, वो हमेशा से ही अफगानिस्तान के रास्ते को अपने कब्ज़े में लेने के लिए अफगानिस्तान पे कब्ज़ा जमाना चाहते हैं। पहले रशिया और सोवियत रूस ने कोशिश की, उसके बाद अमेरिका ने कोशिश की, फिर अलग अलग देशों ने और कोशिश की। लेकिन अफगानिस्तान की लोकेशन ऐसी है कि यहाँ पे चाहे आप बम से हमला कर दें, चाहे आप मिसाइल दाग दें, चाहे आप कुछ भी कर दें, अफगानिस्तान को ऊपर वाले ने इतनी खूबसूरती से बनाया है कि यहाँ अच्छे अच्छे साम्राज्य आके दफन हो जाते हैं। इसी वजह से साम्राज्यों का कब्रिस्तान अगर किसी देश को कहा गया तो या तो वो भारत है और या फिर वो अफगानिस्तान है, और कहा जाए ध्यान से तो दोनों एक ही थे। तो अब इसे अफगानिस्तान पे कब्जा करने के लिए लास्ट टाइम अमेरिका ने हमला किया था। अमेरिका ने जब हमला किया था, इस दौरान अमेरिका का एक सबसे खास दोस्त था। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को भारत के खिलाफ लड़ना था। भारत के खिलाफ लड़ने के लिए पाकिस्तान को मदद पहुंचाने का काम अमेरिका करता था। तो फिर पाकिस्तान का भाई धर्म और फर्ज बन गया कि एक आतंकवादी होने के नाते दूसरे आतंकवादी को सपोर्ट करे। तो अचानक से अफगानिस्तान की शांतपूर्ण धरती पे अमेरिका हमला कर देता है। बात साल 2007 की है। जब ये हमला होता है, इसी दौरान इससे 4 साल पहले साल 2003 में भी अमेरिका ने जब हमला किया था तो कई सारे अफगानी ऐसे थे जो वहाँ से भाग के पाकिस्तान आ गए थे। पाकिस्तान आने के बाद इसी पाकिस्तान में उन्होंने रहना शुरू किया, तमाम चीज़ें उन्होंने की। इसके बाद कहीं ना कहीं वो पाकिस्तान से भी घुलते मिलते गए, चूँकि मज़हब भी एक था, थोड़ा सा जियोग्राफी लोकेशन भी अगल बगल की थी, तो कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन इसी दौरान साल 2007 में फिर से पाकिस्तान के होते हुए पहली बात तो अमेरिका ने हमला किया। अफगानिस्तान के वो लोग जो पाकिस्तान के अंदर रह रहे थे, उनको ये लगा कि इस हमले को जो पाकिस्तान है वो कंडेम करेगा और क्रिटिसाइज करेगा, और उसके पीछे 2-3 वजह थी। पहला कि पाकिस्तान खुद एक मुस्लिम देश और अफगानिस्तान भी, दूसरा गलत था हमला, और तीसरा दोनों पड़ोसी थे। अब ये उम्मीद अफगानिस्तान के उन लोगों को थी जो पाकिस्तान में रह रहे थे, क्योंकि उनको पाकिस्तान से बड़ी हमदर्दी, बड़ा प्यार था। लेकिन अचानक से साल 2007 में जब अमेरिका ने हमला किया, एयर स्ट्राइक की, कई सारे लोग मारे गए, तब पाकिस्तान ने अमेरिका के इस हमले का समर्थन करते हुए कहा कि भाई अफगानिस्तान के अंदर तो आतंकवादी रहते हैं और उनको मारने का, ख़त्म करने का जो जिम्मा अमेरिका ने उठाया, बड़ा सही उठाया। अब ये बात जैसे ही पाकिस्तान ने बोली, जो लोग अफगानिस्तान से भाग के आके पाकिस्तान में रह रहे थे, उनका ईगो हर्ट हो गया। उनको लगा कि यार ये कैसा बात, एक देश जिसके ऊपर हमने भरोसा किया, जिसकी मिट्टी में हम दफन होना चाहते थे, उस देश ने तो हमको आतंकवादी बना दिया। इसी के बाद तमाम लोगों में नाराज़गी हुई, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू किया, पाकिस्तान में ही रह के। और उन्हीं में से एक शख्स का नाम था बैतुल्ला मसूद। बैतुल्ला मसूद ने फिर कसम खाई कि अब मैं पाकिस्तान को कभी भी चैन से नहीं रहने दूंगा, और इसने मुझे आतंकवादी बोला है और मेरे ग्रुप को आतंकवादी बोला है, तो इसको फिर बता दूंगा कि आतंकवाद है क्या। इसके बाद फिर बैतुल्ला मसूद ने एक संगठन बनाया जिसका नाम था तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, या फिर पाकिस्तानी तालिबान, और इसने कसम खा ली कि ये कभी भी पाकिस्तान की आवाम को शांति और सुख से नहीं रहने देगा। इसने एक पार्टी बनाई, अफगानिस्तान के खिलाफ बयान दे कि अफगानिस्तान से दुश्मनी पाकिस्तान मोल ले ही चुका था। इसी बात से जब वहाँ से फिर से अमेरिका भागता है और तालिबान की सरकार आती है, तो फिर तालिबान भी खुन्नस खाए बैठा था। इसके बाद तहरीक-ए-तालिबान और तालिबान दोनों एक दूसरे के साथ काम करते हैं, दोनों ट्रेनिंग लेते हैं, और ट्रेनिंग लेने के बाद तहरीक-ए-तालिबान फिर पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद मचाना शुरू करता है। शुरुआत में जिस आतंकवाद को पालने पोषने का काम पाकिस्तान कर रहा था, जब वो कहता है कि हम खुद आतंकवाद से पीड़ित हैं, तो किसी और संगठन के बारे में नहीं, इसी तहरीक-ए-तालिबान की बात करता है। तहरीक-ए-तालिबान आए दिन पाकिस्तान पे हमला करता है, पाकिस्तान की मस्जिदों में, पाकिस्तान के अलग अलग स्कूलों में बम ब्लास्ट करना, बसों में बम लगा देना, मस्जिदों को ढहा देना, अलग अलग रिहायशी इलाकों में हमला कर देना, ये तमाम काम तहरीक-ए-तालिबान के जिम्मे है। वो लगातार पाकिस्तान को मारता है, पाकिस्तान के बच्चों को मारता है। 16 दिसंबर साल 2014 की बात करें तो एक स्कूल में इसने हमला किया
और इस हमले में 126 बच्चों की मौत हुई थी साल 2014 में। इसको लेकर भी पाकिस्तान काफ़ी आग बबूला हुआ था। उसने तहरीक तालिबान को मिटाने की कसम खाई थी, लेकिन ये कसम वो पूरी कर न पाया। और साथ ही पाकिस्तान की आंखों की एकमात्र किरकिरी अगर कोई है तो बैतुल्ला मसूद है। हमेशा से ही पाकिस्तान ये चाहता है कि बैतुल्ला मसूद को मार दे चुकी, उसने ही पाकिस्तान को इतने जख्म दिए। खैर, ये तमाम चीज़ें कई सालों से चलती आ रही है, लेकिन इसी दौरान इस मामले में आग में घी तब पड़ गया जब इजराइल के अंदर गजा और इजराइल यानी हमास और इजराइल के बीच सीज फायर हुआ। सीज फायर करवाने का जिम्मा ट्रंप ने उठाया। ट्रंप ने सबसे पहले हमास को धमकी दी कि अगर सीज फायर नहीं करोगे तो फिर अब हम हमला करेंगे। अब जाहिर सी बात है, अमेरिका का हमला कौन झेलेगा, कौन ही झेल पाएगा। रशिया, चाइना, भारत को आप हटा दें, अफगानिस्तान को आप हटा दें, तो फिर कौन कैपेबल है? कोई नहीं। साथ ही ये भी कहा कि अगर तुम अब सीज फायर नहीं करते हो, जंगबंदी नहीं करते हो इजराइल से, तो हम तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे। तो इजराइल को भी धमकी मिल गई, हमास को भी धमकी मिल गई। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप नोबेल पीस प्राइज़ के चक्कर में दोनों को डरा धमका के एनी हाउ सीज फायर करवाते हैं। चूँकि अब इजराइल अमेरिका का दोस्त था, तो ज़्यादातर हितों की जो बात थी वो इजराइल की ही की गई थी। जैसे हमास हथियार छोड़ेगा, हमास का कोई मेंबर कभी भी गलती से फ़िलिस्तीन की सरकार में नहीं आएगा, साथ ही बंधकों की रिहाई होगी, साथ ही एक सरकार बनाई जाएगी जिसमें इजराइल के मनपसंद ही लोग होंगे। तो ये तमाम चीज़ें लोगों को पसंद नहीं आई, तहरीक तालिबान को भी पसंद नहीं आई। अब चूंकि वो पाकिस्तान में ही रह रहा था, तो उसने फिर अपने लोगों को उकसाना शुरू किया, कहा कि भाई कुछ करो। उसके बाद इनके लोगों ने अमेरिका की एम्बेसी यानी दूतावास के सामने जाके प्रोटेस्ट करना शुरू किया। शुरुआत में नॉर्मल प्रोटेस्ट था, लेकिन धीरे धीरे अब चूंकि मानसिकता तो आतंकवाद वाली ही है, तो फिर इनके दिमाग में आया कि चलो मारते हैं एम्बेसी के लोगों को। अब ये बात जब पता चली पाकिस्तान की सरकार को, तो वो तो अंदर से हिल गया। क्योंकि लगातार आसिफ मुनीर हो, चाहे शहबाज शरीफ हो, पाकिस्तान के जितने बड़े बड़े सीनियर डेलीगेशन है वो अमेरिका की गोद में ही आजकल बैठे हैं। तो अगर अमेरिका के एम्बेसी पे हमला हो गया और गलती से भी एक आध दो लोग मारे गए, तो अमेरिका तो हाथ खींच लेगा पाकिस्तान के ऊपर से। तो ऐसे हाल में तो इनका बड़ा नुकसान हो जाएगा। तब अंत में इनके दिमाग में है कि एक काम करो, इन सबको, जितने भी प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं, सबको मार दो। इसके बाद गोलीबारी शुरू हुई। इसके बाद लगातार मारने की कोशिश हुई और कई सारे मासूम भी मारे गए। अब जब कई सारे मासूम मारे गए, तो कई सारे मासूमों के मरने के बाद तहरीक तालिबान ने फिर से पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर बड़ा हमला कर दिया खैबर पख्तूनख्वा में। इस बड़े हमले में कई सारे इनकी आर्मी के जवान, लगभग 17 या 13, एग्जैक्ट फिगर अलग अलग है, कोई 17 कहता है, कोई 13 कहता है, इतने सीनियर ऑफिसर मारे गए। और इसी के बाद पाकिस्तान को एक बड़ी चोट पहुंची, तो कि इधर जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLO, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जाफर एक्सप्रेस इन्होंने कुछ महीने पहले हाईजैक की थी, तो इधर बलूचिस्तान वालों ने भी तहलका मचाना शुरू किया, इधर फिर TTP ने फिर तहलका मचाना शुरू किया, और इधर अमेरिका का हाथ था। इनको लगा कि चलो कुछ करते हैं पाकिस्तान वालों को। इधर जो अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भारत आ गए, आमिर मुत्तकी। अब पाकिस्तान जल गया कि भाई हमारे ऊपर हमला भी हुआ, हमारे देश में प्रोटेस्ट भी हो रहा है, इधर भारत नज़दीकिया बढ़ रहा। तब अचानक से 8 तारीख को ही पाकिस्तान ने हमला कर दिया अफगानिस्तान के ऊपर। कई सारे जगहों पे एयर स्ट्राइक की, कई सारी जगहों पे बम गिराया। इसके बाद फिर तालिबान ने भी कार्रवाई की, इनकी कई सारी चौकियों को कब्जा कर लिया, कई सारे लोगों को मारा, सेना के पैंट उतारे, उसको लहराया, टैंकर पाकिस्तान के अंदर घुसते चले आए, धीरे धीरे ड्रोन चलने लगे, धीरे मिसाइलें चलने लगी। अब अफगानिस्तान की लोकेशन ऐसी है कि आप उसको कभी भी मार के हरा नहीं सकते। वहाँ इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, ऐसी ऐसी बिल्डिंगें हैं, रेगिस्तान है, आप वहाँ कुछ नहीं कर सकते। बम गिराएंगे डिफ्यूज़ हो जाएगा, आप कुछ भी नहीं कर सकते। न्यूक्लियर के अलावा आप कोई बम अफगानिस्तान पे गिरा दीजिए, अफगानिस्तान हो गया, थाईलैंड हो गया, इसको आप कभी भी हरा नहीं सकते। एक चीज़ आप जान लीजिए। तो फिर क्या हुआ, अब पाकिस्तान हमला कर रहा काबुल पे, इधर से इस्लामाबाद पे हमला हो रहा, ये तमाम चीज़ें चलने लगी। मुस्लिम महकमा हिल गया कि भाई क्या करें। बीच में ईरान कूदा, सऊदी अरब कूदा, कहा कि चलो सीज फायर करवाएं। इसके बाद ईरान और सऊदी अरब ने मिलकर सीज फायर करवाया। सीज फायर के बाद फिर ये हुआ कि 48 घंटे का सीज फायर होगा और कोई किसी पे ना कोई हमला करेगा, ना कोई किसी से बातचीत करेगा। कतर में मीटिंग बैठेगी जिसमें आसिम मुनीर आएंगे, इधर से आमिर खान मुत्तकी जाएंगे, वहाँ पे डिस्कस होगा। डिस्कस होने के बाद एक परमानेंट सीज फायर करवा दिया जाएगा, लेकिन अभी 48 घंटे के लिए आप लोग ब्रेक ले लो। अब ये तमाम चीज़ें हो गई, अफगानिस्तान रुक गया, पाकिस्तान रुक गया,
लेकिन पाकिस्तान कभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। अचानक से सुबह 3:30 बजे आज फिर से हमला किया। हमला काबुल के एक रिहायशी इलाके पे था। इस हमले में एक बिल्डिंग के अंदर 17-18 लोग मौजूद थे, उसमें से 3 बड़े खिलाड़ी थे, जिनमें से एक का नाम था कबीर, दूसरे का नाम था सिब्तुल्ला और तीसरे का नाम था हारून। इन तीनों की मौत हो गई, साथ ही 17 और लोग मारे गए। एक स्कूल को इन्होंने टारगेट किया, लेकिन इत्तेफाक से उस स्कूल में उस दिन छुट्टी थी, तो फिर बच्चे बच गए। नहीं तो अफगानिस्तान का एक न्यूज़ एजेंसी है, न्यूज़ चैनल, जिसका नाम है टोलू न्यूज, वहाँ के हिसाब से अगर बताएं तो उस स्कूल में 500 बच्चे पढ़ते थे। साथ ही बॉर्डर के आसपास के जितने इलाके थे, चाहे वो अरगुन हो चाहे बरमल हो, इन तमाम इलाकों में, साथ ही जो डूरंड लाइन है जिसको लेकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बवाल है कि हमारा है हमारा है, वहाँ पे भी अलग अलग जगहों पे पाकिस्तान ने अचानक से हमले किए और इन हमलों में कई सारे लोग मारे गए। तो सीज फायर का सीधा उल्लंघन पाकिस्तान ने किया। अफगानिस्तान ने अब कसम खाई है कि भाई हम जवाब देंगे जरूर, चूंकि हमारे टेरिटरी में घुस के इन्होंने हमला किया और हम किसी को छोड़ते नहीं। हम तालिबानी सोच के लोग हैं, बदला हमारे खून में शामिल है। तो जिस आतंकवाद को पालने पोसने के लिए, जिस आतंकवाद को अपने आप पनाह देने के लिए पाकिस्तान मशहूर है, साफ तौर पे कहा जाए तो आज पाकिस्तान खुद आतंकवाद से पीड़ित है, भले ही उसका जनक वो खुद हो। दूसरी बड़ी बात कि सीज फायर हुआ, कोई डील हुई, कोई सियासी मयाद हुई, उसके बारे में पाकिस्तान कभी नहीं सोचता। वो किसी पे भी हमला कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। और सबसे बड़ी गंदी सोच पाकिस्तान की है कि ये देश बेचने वाले लोग हैं। ये अमेरिका के पास गए तो इन्होंने एक पोर्ट देने का ऐलान कर दिया और कहा कि आओ हमारे यहाँ पोर्ट लगा लो। ये पोर्ट चाइना से बिल्कुल सटा हुआ, चाइना को जो इन्होंने चाबहार पोर्ट दिया। बलूचिस्तान में जो रेयर अर्थ मिनरल है उसके बारे में भी ये लोग पहुँच गए अमेरिका, और आसिम मुनीर अपने हाथों में लेकर दिखा रहे हैं। ये तस्वीर भी काफ़ी सोशल मीडिया पे वायरल हुई। तो कहीं ना कहीं ये लोग देश बेच के अमेरिका के आगे, चाइना के आगे वहाँ की गुलामी कर रहे हैं, और यही वजह है कि लगातार मारे जा रहे हैं। ये हमला करते हैं तो मासूम मारे जाते हैं। खैर, तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और ये जंग अभी रुकी नहीं है, ज़रूर कुछ ना कुछ बड़ा होगा। चूँकि मिडिल ईस्ट में एक जंग शांत हुई तो फिर ध्यान इधर अमेरिका का पड़ा, तो यहाँ उसने लड़वाया। ये करता रहता है, इसको चाहिए। तो देखते हैं, जैसा होगा आपको अपडेट जरूर मिलेगी। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात हुई ऐसी किसी कहानी के साथ। अब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।